नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं किसके सर सजेगा ताज। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। और अभी खबर आ रही है, बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक चल रही है। थोड़ी ही देर में एमपी के नए सीएम का ऐलान होगा। करीब आधा घंटे से विधायक दल की बैठक जारी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या जाएंगे, नया सीएम मिलेगा या पुराने ही सीएम के नाम पर मोहर लगेगी, इसको लेकर कयास के बाजार गर्म हैं। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बीजेपी कार्यालय की। ये तस्वीरें हैं मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। जनजाति ही मुख्य धारा में आया, द्वार तक उसके राशन पहुंचाया। सर पे छत और पेट भरा हो, मजदूरों को संबल दिलवाया। किसान का सम्मान बढ़ाया, खेतों तक पानी पहुंचाया। सर से ब्याज का बोझ हटाया, जुड़े कि नहीं जुड़े? सस्ता खाद पानी दिलवाया। गरीब का कल्याण करे जो बात। तो प्रदेश की इस सबसे बड़ी खबर पर हमारी नज़र है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। प्रकाश जी, कवायद का जोर जारी है, बैठक चल रही है, अंदर तीनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं। बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका उद्बोधन चल रहा है। कुछ ही देर में नाम बाहर आ जाएगा। लेकिन जो भी है, नाम नया होगा या पुराना ही रहेगा, नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियाँ क्या देख रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश, मुझे लगता है कि चाहे शिवराज सिंह चौहान वापस रिपीट हो, चाहे कोई नया नेता मुख्यमंत्री बने, चुनौतियां बहुत कठिन हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चालू की है, वो कंटिन्यू है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो जारी रहेगी। अब इसके अलावा जो बाकी सीधी बेनिफिट्स वाली स्कीम है, मध्य प्रदेश किसानों को 6,000 रुपये यदि दिल्ली से मिलते हैं तो 6,000 रुपये मध्य प्रदेश भी देने वाला राज्य है। तो ये जितना भी डायरेक्ट जो फंड ट्रांसफ़र हो रहा है लोगों तक, वो एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के सर पे खर्चा है। अब उस खर्चे की भरपाई करना, मध्य प्रदेश का जो विकास की प्रक्रिया जारी है वो कंटिन्यूटी में बनाए रखना, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही कठिन साबित होंगे नए मुख्यमंत्री के लिए। वो जो भी शपथ लेगा उसके लिए, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वो कोई और नया व्यक्ति हो, क्योंकि दोनों चीज़ें, आपका बड़ा सारा खर्चा आपकी ऐसी योजनाओं पे खर्च हो रहा है जहाँ पे आप 1,31,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये दे रहे हैं। हर 3 महीने में आपको किसानों को 2,000 रुपये देना है, हर 4 महीने में किसानों को 2,000 रुपये देना है। तो इतना पैसा आपका जो है, इसके बाद में फिर आपको जो सबसे मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों की, उसके लिए सरकार कहाँ से पैसा जुटाएगी? कर्मचारियों के पेंशन, कर्मचारियों के वेतन, वो जितना अब आपको केवल जीएसटी का हिस्सा मिलता है और इसके अलावा आपके पास पेट्रोल है, खनिज है, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप सरकार मध्य प्रदेश में वो कर सकती है। तो मुझे लगता है कि खनिज संसाधनों पर टैक्स बढ़ा सकती है सरकार। शराब का बहुत बड़ा कारोबार है, इसके ऊपर फिर टैक्सेशन बढ़ा सकती है सरकार, क्योंकि जो चीज़ों पे आप कदम आगे बढ़ा चुके हो वहाँ से आप पीछे नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ आपके पास रास्ते हैं, केवल वही आपके सामने संसाधन बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय है। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय पहले लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दामों में बिल्कुल स्थिरता है
और ये लोकसभा चुनाव तक जारी रह सकती है। और बल्कि भाजपा वहाँ शासित राज्यों ने कम ही वहाँ किया भी इसमें। मध्य प्रदेश की सरकार कोई नया कदम नहीं उठा सकती है, क्योंकि इसी सरकार ने पैसे कम करके जो भी कम करना था वो किया और केंद्र सरकार ने भी किया। अब सत्ता में आते से ही आप ये नहीं कर सकते, कम से कम 6 महीने आपको जनता को और राहत मिल सकती पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। लेकिन ये तय है कि जब 6 महीने हो जाएंगे, लोकसभा का चुनाव पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर सरकारों को नए रास्ते तलाशने ही पड़ेंगे अपनी कमाई के, क्योंकि आपने जो योजनाएं चालू की है, जो आपकी 15 साल में छवि बनी है, आपने सड़कों का अच्छा डेवलपमेंट किया, बिजली के मामले में मध्य प्रदेश लगभग आत्मनिर्भर है, सिंचाई के साधनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो या तो ये विकास का पहिया थम जाए तो आगे आपको दिक्कत होगी, या फिर इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी आय बढ़ानी होगी। अब आय बढ़ाने के तरीके तो आपके पास 2-4 सीमित साधन हैं, बाकी तो आपके यहाँ पे जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसका आपके पास जो हिस्सा आता है वही एकमात्र साधन आपके पास बड़ा है। लेकिन इसके इतर हम चुनौती की इतर बात करें अगर, तो जो एक हो रही कि जाति संतुलन की बात हो रही कि ओबीसी के बदले ओबीसी चेहरा, कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी है, तो और भी बहुत सारे पद है कि उप मुख्यमंत्री के पद है, विधानसभा अध्यक्ष का पद है, प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष का पद है। ये सारी चीज़ें राजनीतिक जो भी समीकरण बैठेंगे, जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, भाई ओबीसी के आप बात कर रहे हो तो ओबीसी मुख्यमंत्री आपने लगातार मध्य प्रदेश में दिए हैं, तो चाहे उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, फिर 17 साल लगभग शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान भी अभी लगभग 64 साल के हैं। उनको 17 साल हो गए। ये एक जो लोग इस चीज़ का विरोध करने का भाई शिवराज सिंह चौहान को हटना चाहिए, उनके पास एकमात्र जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान को एक लंबा समय हो गया है, तो इसलिए उन्हें हट जाना चाहिए। लेकिन उम्र का कोई फैक्टर तो शिवराज सिंह चौहान के साथ में नहीं है। जो प्रहलाद पटेल हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, 89 में वो सांसद बने थे, दिल्ली की राजनीति में ज़्यादातर सक्रिय रहे और पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो सबसे बड़ी बात, वो भी शिवराज सिंह चौहान के हम वयस्क हैं, मतलब आप लगभग हम वय उम्र के हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी लगभग उसी उसमें हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी उसी एज ग्रुप में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, जिस तरह से शिवराज को लाए थे, तो ये सोच के लाया गया था कि यदि शिवराज सिंह चौहान सही रहे तो अगले 10-15 सालों तक नेतृत्व का मसला सामने नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि भविष्य की लीडरशिप आपको तैयार करनी थी, और शिवराज सिंह चौहान उसमें ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुए। उन्होंने कई सारे इतिहास रच दिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजनीति में 10 साल तक कांग्रेसी सरकार में लौटती रही है, लेकिन बीजेपी लगातार 15 साल तो सत्ता में सीधी आई है, उसके बाद में 1.5 साल का एक अंतराल छोड़ दो तो 3.5 साल, और उस 3.5 साल के बाद अगले 5 साल फिर। तो बीजेपी ने एक तो इतिहास ही रच दिया। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री थे जो लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो शिवराज सिंह चौहान जो है लगभग 13 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, फिर 3.5 साल उनके इसमें और ऐड कर लीजिए तो लगभग 16.5-17 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए। 4 बार उन्होंने शपथ ले ली। तो मुझे लगता है कि जो लंबी लाइन वो खींच के गए हैं, जो उनकी एक्टिवनेस इन 15 सालों में हमने देखी है, जो जनता से उनका कनेक्ट देखा है, तो अब जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो सारी तुलनाएं आपकी किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री से नहीं होगी, सारी तुलना आपकी शिवराज सिंह चौहान से होगी। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक तौर पर लचीला रवैया, क्योंकि अभी खबर अंदर से आई है कि मनोहर लाल खट्टर विधायक दल से बातचीत कर रहे हैं, अंदर संबोधित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपसे कुछ ही देर में नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है। हाँ, निश्चित तौर पे बिल्कुल, मतलब एक बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत या ज़्यादा लंबी औपचारिकता नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम तो मुझे लगता है दिल्ली से तय होकर आ चुका है, अब बस हमें पता लगना है कि वो मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन प्रकाश जी, ये है कि जब आपने कहा कि भविष्य के नेता के रूप में शिवराज जी को प्रोजेक्ट किया गया था, ये ऐसी संभावना थी कि लंबे उम्र उनकी ऐसी है तो आगे वो भविष्य के लीडर बन सकते हैं। यदि यही फार्मूला रहा है, पिछले इतिहास को, पिछले निर्णय को देखें, तो क्या जो दावेदारों पे हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे प्रहलाद पटेल की बात कर लें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, तो उस निर्णय के अनुरूप तो फिट नहीं बैठते। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है तो उसमें
वीडी शर्मा उस खांचे में फिट हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस खांचे में फिट हो सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आज की बैठक में है भी नहीं, और वो चूँकि सांसद है तो उनका सीधा इस मीटिंग में कोई वास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर वो होते या वीडी शर्मा भी सांसद है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते से वो बैठक में मौजूद है। चलिए बड़ी खबर आ गई है, मोहन यादव बन गए हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान, एमपी के सीएम बने मोहन यादव। विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। तो ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की, मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है। विधायक दल की बैठक में मोहर लगी है। केंद्रीय आला कमान ने मोहन यादव का चुनाव किया है मध्य प्रदेश के सीएम के लिए। इसके क्या मायने हैं? क्यों मोहन यादव पहली पसंद बनकर निकले, जिनके नाम की चर्चा नहीं थी? हमेशा हम देखते हैं कि केंद्रीय आला कमान बीजेपी का चौंकाने वाले निर्णय लेता है। जिस नाम की कोई चर्चा नहीं प्रकाश जी, उसी नाम पर मोहर। कैसे देखते हैं आप, इसके पीछे क्या वजह है? चौंकाने वाला निर्णय है, लेकिन बहुत पहले इनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चला था। लेकिन मोहन यादव को जितना मैं जानता हूं, तो जो लाइन शिवराज सिंह चौहान ने खींच रखी है, जिस तरह की जरूरत है, संघ की पसंद है, नया चेहरा है और एक लंबी पारी खेलने की उम्र उनके पास मौजूद है। ओबीसी भी है। ओबीसी तो होना उनका एक फैक्टर है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के लिए ओबीसी होना, उनका यादव होना तो एक फैक्टर है। लेकिन उस फैक्टर में अब उन्हें सारे दिग्गज नेताओं को साथ में लेके चलना है। तो जो मोहन यादव अब भविष्य में अपना जो मंत्रिमंडल बनाएंगे, तो उस मंत्रिमंडल के अंदर कौन सारे दिग्गज, उसमें शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, और बहुत कठिन चुनौती से मोहन यादव को जूझना पड़ेगा। मालवा के हिसाब से कितना लेकिन इसके पीछे कारण और भी क्या रहे होंगे, क्योंकि अभी तक कोई रेस मुझे में नाम लगता है कि नहीं था। ये सुबह से प्रहलाद पटेल से सीधी लेके संघ की पसंद है, और संघ जिसे चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब मोहन यादव के साथ में किस तरह से उनकी सरकार को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उनके पीछे खड़े होंगे, ये खुद मोहन यादव के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से नई सरकार को चलाते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान, मैंने जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि एक वय वाला जो है डिसीजन था, तो उसके हिसाब से एक नया चेहरा था। मैंने वीडी शर्मा का नाम लिया था। वीडी शर्मा इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि वो एक ब्राह्मण चेहरा है, और उसकी हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही। जब जातिगत जनगणना, ओबीसी, कई तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हो, तो यादवों में भी एक बड़ी लीडरशिप खड़ी करने का काम मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसका असर आपको उत्तर प्रदेश में भी मिल सकता है और बिहार में भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के एक निर्णय ये लिया है। तो मनोज जी, यादव होना एक फैक्टर है, संघ की पसंद होना एक फैक्टर है। ये फैक्टर कितना असरकारक होगा लोकसभा चुनाव में, शायद उसको ध्यान में रखकर मोहन यादव का निर्णय लिया गया। लेकिन दिग्गजों को पछाड़कर मोहन यादव बाजी मार ले गए। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल। तो इसके पीछे अब इन दिग्गजों का समावेश कैसे होगा मंत्रिमंडल में? क्या उनके अधीन ये काम करेंगे, या जो हम संभावनाएं पहले भी जता चुके हैं प्रकाश जी कि लोकसभा में इनको फिर से मैदान में उतारा जाएगा और दिल्ली भेजा जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक पहलवान या कुश्ती की पृष्ठभूमि भी एक मोहन यादव की, तो मुझे लगता है ये जो धोबी पछाड़ उन्होंने दिया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के तमाम सारे सूरमाओं को एक झटके में उन्होंने ध्वस्त कर दिया। मुझे यहाँ पे कि उन्होंने कोई पछाड़ नहीं दिया। मतलब ये जो पछाड़ दिया है उनके नाम पे, वो वहाँ से दिया है। मोहन यादव का बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद का रहा है। विद्यार्थी परिषद में वो
कई पदों पे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने छात्र संघ के चुनाव में भी रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री, महामंत्री, विभाग प्रमुख कई पदों पे रहे। उसके बाद वो लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए थे। पहले उनको बड़नगर से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चलती थी, उसके बाद में वो फिर उज्जैन आए, उज्जैन शायद उज्जैन दक्षिण, बिल्कुल उज्जैन दक्षिण के अंदर वो उन्होंने अभी ये तीसरा चुनाव जीता है। बिल्कुल तीसरा। तो मुझे लगता है कि तीसरी बार वो जीते हैं और इस बार बड़ा ऐसा लग रहा था कि मोहन यादव बड़ी टफ फाइट में है, लेकिन आखिरकार वो एक ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीते, 12-12,500 वोटों से बिल्कुल उन्होंने जीत हासिल की। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव के लिए एक चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। अब मोहन यादव के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का वो किस तरह से सामना करेंगे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन सरकार चलाने की चुनौती तो है ही। सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें अब खुद को साबित करना होगा लोकसभा चुनाव से पहले। क्या वो उतने लोकप्रिय हो पाते हैं? क्या हंसमुख चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है, कार्यकर्ताओं से संवाद करना जानते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का व्यवहार करना उसका उनको लंबा एक अनुभव है। लेकिन जनता के एक और बीच बड़ी में खबर आ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, राजेंद्र शुक्ला बनेंगे उप मुख्यमंत्री। ये देखिए, अब आप एक ब्राह्मण ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष में उन्होंने मतलब बहुत नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनके कद के मुताबिक राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण चेहरा, पिछड़ा वर्ग के वो हो गए। तो मुझे लगता है कि अब प्रहलाद पटेल के लिए कोई स्थान इसमें बाकी नहीं। अगर होगा तो दूसरा कोई मुख्यमंत्री आदिवासी हो सकता है। मालवा हो गया, ग्वालियर चंबल हो गया, रीवा हो गया, 3 चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने साधा है। बाकी मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में भी सारी चीजें होगी। तो एक बहुत ही गजब का, आश्चर्यजनक तरीके का और एक बहुत ही साहस भरा फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में लिया है। लेकिन मोहन यादव के सामने हर समय शिवराज सिंह चौहान को साथ के चलने की चुनौती भी होगी। शिवराज सिंह चौहान का साथ एक और बड़ी खबर आ रही है प्रकाश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, 2 डिप्टी सीएम होंगे। जगदीश देवड़ा का नाम भी आ गया। दलित और एक बैकवर्ड क्लास और ठाकुर साहब विधानसभा। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 2 बड़ी खबर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव, 2 डिप्टी सीएम होंगे राजेंद्र शुक्ल और आपके जगदीश देवड़ा, और स्पीकर होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे जगदीश देवड़ा 6-7वीं बार विधायक बने हैं और 3 बार वो सुहासरा सीट से रहे और उसके बाद लगातार 4थी बार उन्होंने मल्हारगढ़ से 8 के बाद से 2008, 13, 18 और ये 23 मल्हारगढ़ से लगातार बड़ी जीत है। हर बार अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाते हुए। तो प्रकाश जी, ये क्षेत्रीय संतुलन साधा है या जातीय संतुलन साधा है? ये देखिए, क्षेत्रीय संतुलन भी है, जातीय संतुलन। मालवा से तो दोनों हो गए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यहाँ जातीय संतुलन की बात है। विंध्य प्लस जातीय संतुलन, ग्वालियर चंबल प्लस जातीय संतुलन। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे उसके नेतृत्व ने सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के साथ भविष्य में शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका होगी, यह एक बड़ा सवाल राजनीतिक क्षेत्रों में उभर के सामने आएगा। बड़ा सवाल। लेकिन एक और सवाल है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या होगी? देखिए, ये भी एक दिलचस्प है कि दोनों ही दिग्गज नेता हैं, दोनों का राजनीतिक कद शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष है। तो क्या वो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में इसे मंत्री शामिल होंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद प्रहलाद पटेल फिर से लोकसभा में लौटे, शायद कैलाश विजयवर्गीय भविष्य में लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए, या वो संगठन में ही काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरह से मोहन यादव को, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला को इस नामों की घोषणा हुई है, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में भी इसी तरह से कई सारे नए चेहरे इस बार सामने आएंगे। और जो लगातार पुराने चेहरे थे, हम बात कर रहे थे कि अब गोपाल भार्गव लगातार 2003 से आज तक मंत्री हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन। लेकिन प्रकाश जी, एक चीज हो रहा है ना कि हमने देखा छत्तीसगढ़ में कि जो नए मुख्यमंत्री बने थे साय, वो पुराने मुख्यमंत्री के गुड बुक में माने जाते। तो ये तीनों भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गुड बुक में रहे हैं। तो जब रायशुमारी हुई होगी, कहीं ना कहीं जब बात हुई होगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समर्थन तो तीनों को उनका मिला ही होगा।
क्योंकि हाँ, तीनों उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान से विचार विमर्श किए बिना, शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बिना ये सारे निर्णय नहीं हुए होंगे। तो अगली जो भी सरकार आएगी उसमें शिवराज सिंह चौहान का मुझे लगता है पूरा सहयोग रहेगा। जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार शिवराज सिंह चौहान का है, जिस तरह का लचीला उनका राजनीतिक रवैया है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये सब कोई कठिन चीज़ नहीं है। उनका मध्य प्रदेश की राजनीति में कद इतना बड़ा हो गया है कि अब मुख्यमंत्री का कद अब उनके सामने कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जो मंत्रिमंडल को लेकर चुनौती मोहन यादव के सामने, क्योंकि वरिष्ठों को भी एडजस्ट करना होगा, जो चुनौती हमने शिवराज जी के सामने देखी थी, लेकिन उस समय यह था कि कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवाई ऐसे दिग्गज थे जिनके कारण सारी चीजें आसानी से हो जाती थी। देखिए, उस रोल में शायद अब नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे विधानसभा अध्यक्ष का तो संवैधानिक दायित्व उनको दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर की सरकार में भी बड़ी भूमिका हो सकती है। पर्दे के बाहर शिवराज सिंह चौहान की भी बड़ी भूमिका हो सकती है पर्दे के बाहर, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ज़्यादा अनुभवी अभियान नहीं है, और उनके पीछे उनकी सफलता ये होगी कि पार्टी का सारा नेतृत्व उनके पीछे हो। मुझे लगता है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने में वीडी शर्मा का भी बराबर का योगदान होगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो है बहुत एक आश्चर्यजनक नतीजा हम सामने देख रहे हैं, और फिलहाल अनादि टीवी मोहन यादव को बधाई देता है मुख्यमंत्री बनने की, राजेंद्र शुक्ला को बधाई देता है और जगदीश देवड़ा को बधाई देता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अब जो चुनौतियों की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो उन चुनौतियों से अब ये कैसे सामने निपटेंगे ये हमें अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो पर्दे के बाहर या बाहर से भूमिका तो नए मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय की भी देखने को मिलेगी, प्रहलाद पटेल की भी देखने को मिलेगी। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अब चूंकि दोनों का राजनीतिक कद इतना बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि मोहन यादव को अब सबसे विचार विमर्श करके अपना मंत्रिमंडल बनाना है, या फिर मंत्रिमंडल भी बन चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा हुई है, उससे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल भी आकार ले चुका है। या ये कहें कि रबर स्टंप रहेंगे मोहन यादव, मंत्रिमंडल भी सब नहीं, ऊपर से तय होगा। नहीं, आप ये भ्रम मत पालिए। जो मुख्यमंत्री बनता है वो किसी का रबर स्टाम्प नहीं होता है। चाहे हम कांग्रेस की सरकार में मोतीलाल वोरा को देख चुके हैं, कहते थे कि खड़ा मुख्यमंत्री है, लेकिन वोरा ने अपना राजनीतिक वजूद और राजनीतिक कद कायम किया। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बहुत बड़ी और निर्णायक होती है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के तौर पे मोहन यादव को भविष्य की राजनीति के लिए उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कदम है। क्या मध्य प्रदेश में हम पहले जैसा देखेंगे? दिग्विजय सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो समन्वय बनाना पड़ा दिग्गजों में, जब शिवराज सिंह चौहान बने तो वो समन्वय बनाने में उनके 5 साल चले गए। ऐसी परिस्थितियां क्या मोहन यादव के सामने देखने को मिलेंगी कि दिग्गजों को साधने में उनके 5 साल यूं चले गए? अभी आप देखिए कि उस समय तो जब शिवराज जी आए थे तब उमा भारती थी और उमा भारती की बगावत थी। इस समय ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस समय ज़्यादा कोई कठिनाइयाँ मोहन यादव के सामने नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई पार्टी की गुटबाजी, 58 साल के बहुत ज्यादा जूनियर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक है, 58 साल की उम्र है उनकी, तीसरी बार के विधायक हैं, तीसरी बार के विधायक है। तो वो सारी चीजें और उनके पीछे हाथ है, मतलब अगर वो इस कुर्सी पे पहुंचे हैं तो इसके पीछे उनके पीछे संघ का हाथ है, उनके पीछे नेतृत्व का हाथ है। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव को सिर्फ अपनी राजनीतिक काबिलियत साबित करनी है। और हमने देखा किस तरह से वो शिक्षा मंत्री रहते हुए चुपके से संघ के एजेंडे पर काम कर रहे थे। शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करना हो, धीमे धीमे से उन्होंने वो काम किया। देखिए, संघ ने अपने 3 जो महत्वपूर्ण चीजें थी, एक शिक्षा था, तो उसमें इंदर सिंह परमार और ये दोनों संघ के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसके अलावा उषा ठाकुर संघ से महत्वपूर्ण संस्कृति मंत्रालय दिया था, सहकारिता अरविंद भदौरिया। तो मुझे लगता है कि तीनों खाटी संघी लोग थे। अब इस बार अरविंद भदौरिया मैदान में नहीं, लेकिन उषा ठाकुर भी थे। उषा ठाकुर और इंदर सिंह परमार तो वापस आ ही चुके हैं मैदान। और एक के पास उच्च शिक्षा था मोहन यादव और एक स्कूल शिक्षा था। हाँ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल संघ अपने एजेंडे को बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। हालांकि उसमें अड़चन कहीं शिवराज सिंह चौहान भी नहीं रहे। शिवराज सिंह चौहान ने भी जब जैसी जरूरत हुई संघ का, अगर इतना लंबा समर्थन शिवराज सिंह के पास नहीं होता तो 17 साल मुख्यमंत्री रहना उनके लिए भी कठिन होता। और इकलौती बात है, मोहन यादव को 2008 में विधानसभा का टिकट ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। उस समय उन्हें बड़नगर से टिकट दिया देते हैं कार्यालय में किस तरह से जश्न का माहौल है। उस समय उन्हें बड़नगर से टिकट दिया जा रहा था जी।
ना देखिए, अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल के नारे लग रहे थे, अब बड़ी आसानी से वहाँ पे मोहन यादव के नारे लगने लगे। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी के निर्णय का कोई भी और सारे विरोध लोग हम नहीं देख करेगा। रहे हैं कि बिल्कुल देखिए आप राकेश सिंह से लेकर विजय वर्गीय जी से लेकर तमाम लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर हार पहना रहे हैं। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गजब के निर्णय है। एक मोहन यादव, कोई राजनीतिक परिवार नहीं, कोई राजनीतिक सरपरस्ती नहीं, लेकिन आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, बाबूलाल गौर, व्यक्ति कैसे ऊपर उठाया जाता है कार्यकर्ता को, खास राजनीति तौर में, से कार्यकर्ता को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और हम कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में जो स्थापित हो गया, या तो वो अपने परिवार को स्थापित करता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक परंपरा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल दूसरी परंपरा है, कार्यकर्ता को सामने लाना, उसको उभारना, उसको राजनीतिक प्रशिक्षण देना और नेतृत्व के लिए तैयार करना। एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चलता है निरंतर। और देखिए किसी उसी के भी परिवर्तन चेहरे को- पर मायूसी नजर नहीं आ रही है। देखिए, मायूसी की कोई बात भी नहीं है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी सबका क्या उपयोग करेगी, कैसे करेगी, ये भविष्य में देखने को मिलेगा। एक और चुनौती की हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार लगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा भी आए आज की इस कार्रवाई में। आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, सभी को साथ लेकर चलेंगे, समन्वय बनाकर काम करेंगे। वो इस लायक नहीं थे, लेकिन पार्टी ने किस तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता का ध्यान रखा, ये खासियत है बीजेपी की। केंद्रीय आलाकमान का धन्यवाद दिया, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद दिया, सभी बड़े नेताओं का धन्यवाद दिया, उन्होंने आभार जताया। तो प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बताया कि एक बहुत ही जो वो बोल रहे हैं कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को मैं जो बोल भी रहा था आगे, तो भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हटके हम विपक्षी दलों को देखते हैं। तो आज ही हमने एक खबर पढ़ी है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष जो है, उन्होंने अपने भतीजे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बिल्कुल। बाकी सबके पास बहुत ही सीमित विकल्प हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत असीमित विकल्प है, क्योंकि बहुत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उनकी क्षमताओं को पहचानना है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है, उन्हें मौका देना है। और नए नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा के शिवराज सिंह चौहान भी उसी की एक कड़ी थे। चाहे तो आप देखेंगे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, किसी का भी कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। और न जो ये बड़े नेता बने, बाद में इनके परिवार इस तरह से कोई आगे हमने देखे हों। और जो लोग दिल्ली में भी ये निर्णय ले रहे हैं, उनके साथ भी यही चीज लागू उनके साथ भी वो भी आज नरेंद्र मोदी को देखिए, नरेंद्र मोदी 98 में मध्य प्रदेश में प्रभारी महासचिव बन के आए थे। उसके पहले कहीं वो संघ में काम करते थे, फिर कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए। अमित शाह को हम कुछ समय 2014 के पहले ज़्यादा जानते नहीं थे अमित शाह के बारे में। आज अमित शाह कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत भारतीय जनता पार्टी में है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का क्या उपयोग हो सकता है, किस कार्यकर्ता का क्या उपयोग हो सकता है। और अभी हम देखेंगे कि अब भविष्य में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इन लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी कैसा राजनीतिक उपयोग आगे करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पे ये भी राजनीति में बड़े क्षमतावान कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो
तो मुझे लगता है कि अभी आने वाला समय और राजनीति की हलचलों से भरा हुआ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश में हमने देखा है, चाहे उनके संगठन की बात करें, पूरा युवा संगठन है। इस बार माना जा रहा था कि 50% टिकट काट दिए जाएंगे, युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन हम अब देख रहे हैं विधायकों में उम्र दराज भी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में ज्यादा बड़ी चुनौती है मुझे लगता है मोहन यादव के सामने। देखिए मुझे लगता है कि बहुत चूंकि निश्चित तौर पे सहज व्यक्तित्व है मोहन यादव का भी, तो सबको साथ के वो चल लेंगे, विनम्रता उनके भी व्यवहार में है, कोई ऐसा राजनीतिक जिसको कह सकते हैं कि अक्कड़पन, कोई दबंगाई उनका नेचर नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो ऐसी कोई चीज़ उनमें नहीं है। तो दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिए टिकट देने में, हमें लगता था कि तो बड़ा गलत डिसीजन हो गया और मतलब कायदे से इनको बड़ा बदलाव करना था, लेकिन वो सारे लोग बड़ी आसानी से चुनाव जीत के आए। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में स्वीकार्यता का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। जनता के बीच में स्वीकार्यता आपकी राजनीतिक व्यवहार से डिपेंड करती है। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हारे, क्यों हारे, उनका भी हम अगर विश्लेषण करेंगे तो सबके अलग अलग कारण मिल जाएंगे। लेकिन जो दिग्गज जीत के आए, जो उम्र दराज नेता जीत के आए, बड़े लो प्रोफाइल तरीके से, कई शायद एनपी प्रजापति के खिलाफ हमने देखा है जो बहुत ही बुजुर्ग तरीके कार्यकर्ता को टिकट दे दिया बीजेपी ने, और बड़ी आसानी से चुनाव किया था 10-5 रुपए उसी मंच और उसमें मतलब वो चुनाव जीत के आ गए। तो मुझे लगता है कि ये एक कार्यकर्ता के बीच में स्वीकार्यता, ये एक सबसे बड़ा एक और अंतर है। जैसे आप पिछले मंत्रिमंडल में देखिए कमलनाथ के में पहली दूसरी बार के विधायक बन जाते हैं क्योंकि वो नेता पुत्रों के परिवार से आते हैं, लेकिन 6 बार के केपी सिंह बाहर रहते हैं, मंत्रिमंडल स्थान नहीं मिलता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 6-7 बार के विधायक बाहर हैं और तीसरी बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। और कांग्रेस में आप ये बता सकते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन चूंकि निर्णय बीजेपी में हुआ है, इसका असर क्या आपको लगता है कांग्रेस पर भी पड़ेगा? उन पर भी एक प्रेशर बनेगा कि युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जाए। ये असर तो कांग्रेस पे बहुत पहले पड़ चुका है, लेकिन कांग्रेस उससे बेअसर है। अब आप देखिए कि हम जब शिवराज सिंह चौहान को लाए थे भारतीय जनता पार्टी, तब उस समय 2008 में उनके विपक्ष में कौन थे? सुरेश पचौरी थे। अगली बार कांतिलाल भूरिया थे, उसके बाद में फिर कमलनाथ थे, अभी फिर कमलनाथ थे। तो मुझे लगा बताइए आपके कहाँ पे परिवर्तन है? क्या वहाँ पे युवा नहीं है? वहाँ भी युवा है, लेकिन या तो युवा दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं या कमलनाथ के सुपुत्र हैं। तो जो स्वाभाविक तौर पे राजनीति में उभरते हुए लोग कांग्रेस में आते हैं, उनको मुझे लगता है कि ये नेता पुत्रों का ग्रहण लग जाता है और उसी का दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। अच्छा, मोहन यादव को बनाने के पीछे क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को फर्क पड़ेगा जिस तरह से मध्य प्रदेश में? आप ऐसे सीधा इफेक्ट नहीं कह सकते ब्रजेश, सीधा इफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन फर्क पड़ेगा, क्योंकि शायद लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल गौर के बाद, तो बाबूलाल गौर तो चूंकि गौर कहलाते थे तो वो सीधे यादव भी नहीं कहलाते थे, मोहन यादव तो सीधे मोहन यादव हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक फ़र्क पड़ेगा। और जो चाहे आप उनका बोलो, चाहे आप उनकी भाषा शैली से बोलो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज दूर तक जाएगा। बैकवर्ड क्लास में जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है लगातार, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बहस में पड़े बिना अपने ऐसे सारे नेताओं को फ्रंट पे लाके खेल सकती है। मध्य प्रदेश में हम देखें लगातार, क्योंकि उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, 4 बार शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। हाँ, निश्चित तौर पे मोहन यादव। और मैंने कहा कि ऐसे सारे नेताओं को, नए नेतृत्व को अलग अलग हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जगदीश देवड़ा हैं, तो उनको भी आप सामने लेके आ गए, ब्राह्मण भी ले आए, ठाकुर भी ले आए। तो सामाजिक समरसता, एक तरफ आप जातिगत जनगणना की बात करके समाज में विभाजन के बीज बोते हैं, और दूसरी तरफ आप अपने निर्णय से बताते हैं कि हम जातिगत सामाजिक संरचना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये संदेश है वो ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत इस तरह की चीज़ें करना कि हम सत्ता में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करा देंगे। जातिगत जनगणना से लोगों की जात और उनकी संख्या जरूर पता पड़ जाएगी, लेकिन उससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा, ये जब आज के 5 साल बाद अगर बिहार में कोई नीतीश कुमार से पूछेगा तो हमें पता चलेगा कि बिहार के लोगों को उनकी जाति से क्या फायदा सरकार ने पहुंचाया। सवाल अब भी है, क्योंकि वो कुर्मी है और कुर्मियों की संख्या कितनी बिहार में, लेकिन वो बड़ी आबादी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं।
लेकिन उनके सहारे वो सत्ता में लगातार बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर असल में जो समाज का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, अब बैकवर्ड क्लास में यादव हैं, गुर्जर हैं, कुर्मी हैं, तो हम हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी हम देखेंगे कि बैकवर्ड क्लास समृद्ध है। वो बैकवर्ड क्लास अलग कारणों से बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में डाला गया होगा। हमारे यहाँ पे जो भी कास्ट का वो डिसीजन किया, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिर बाद में बैकवर्ड, तो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो बैकवर्ड आर्थिक तौर पे, सामाजिक स्वीकार्यता के तौर पे तो कभी बैकवर्ड नहीं रहा। शिक्षा के तौर पे बैकवर्ड क्लास जरूर मुझे लगता था कि रहा होगा, या इस दृष्टिकोण से ये संरचना की गई होगी। लेकिन अब आप देख लीजिए कि बैकवर्ड क्लास भी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उनको वहाँ पे आरक्षण मिला तो उसका फ़ायदा उन वर्गों को काफ़ी अच्छी तरह से मिला है। और वो अब बात होती क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर में जो लोग लाभ ले चुके हैं उन्हें बाहर करें। तो मुझे लगता है कि आर्थिक तौर पे और सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पे बैकवर्ड क्लास को कभी कोई संकट नहीं रहा है। लेकिन अब अटकलें लगेगी मंत्रिमंडल पर, क्योंकि जिस तरह से बिंद को, मालवा को साधने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि अब महाकौशल और बुंदेलखंड का दबदबा रहेगा मध्य भारत और मध्य भारत का? दबदबा की बात नहीं है। आपको 30 मंत्री बनाने हैं, तो दबदबे की बात नहीं है। मंत्रिमंडल में तो आपको सब तरफ से लोग लेने ही होंगे। लेकिन अभी पिछले ही मंत्रिमंडल के अंदर उन्होंने इसको रीवा को छोड़ दिया था। बिल्कुल। तो अब इस बार एक मंत्री, अब इस बार किस तरह से वो लेते हैं। अब उन्होंने बाद में बिल्कुल एंड टाइम पे राजेंद्र शुक्ला को बनाया, या गिरीश गौतम को वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष बनाया। तो क्या उससे रीवा में जो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट बढ़ गई, 30 में से पिछली बार 24 की 25 हो गई, तो क्या गिरीश गौतम या राजेंद्र शुक्ला के कारण हो गई? तो ऐसा भी कोई, मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई समीकरण फिट होते हैं। तो जब चुनाव होता है तो राहुल लोधी तो खुद चुनाव हार गए, जबकि मंत्री बनाया था उन्होंने। हाँ, बैकवर्ड क्लास में ही थे और वो मतलब चुनाव हार गए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम करती हैं ब्रजेश राजनीति में। तो अब देखना होगा आगे चल के। चलिए देखिए कि प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की। जरा वो भी सुन लेते हैं कि इस निर्णय पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं निकल लूँ भाई। जहाँ लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया है, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। बहुत बहुत नरेंद्र सिंह तोमर। तो बीजेपी ने फिर एक बार चौंका दिया है अपने निर्णय से। इतनी मेहनत करी है तो उसका फल दिया भगवान ने। तो ये राजेंद्र, माफ कीजिए, मोहन यादव के निवास से हाँ वही वाइट चल रही है सर, वाइट परिजन खुशी व्यक्त कर रहे हैं। एक एक सीढ़ी, एक एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में? हाँ हमने सोचा था, हाँ मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ बड़ी बहन है। हाँ दीदी, ये दीदी है? हाँ बड़ी दीदी हूँ जी। बताइए आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये तो बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ महाकाल कितने बड़े भक्त थे? हाँ महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी आपको पता है किस प्रकार
जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। और तो ये मोहन यादव के परिजनों को आप सुन रहे थे, खुशी व्यक्त कर रहे थे, खुशी की लहर है परिवार में। वो निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारी, चलिए इसी पे मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, निर्णय तो हो गया, मोहन यादव पर मोहर लग गई है, महाकाल की नगरी से आते हैं, महाकाल लोग खूब चर्चा में रहा इस बार, चुनाव में भी, चुनाव से पहले भी, और एक तरह से जो हम चुनौती की बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को सक्षम बनाने की, चर्चा में है, आज के बाद फिर चर्चा में है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो हमने प्रकाश जी भी कह रहे थे कि एक जो कार्यकर्ताओं का एक सफर होता है, ये एक ऐसा निर्णय है मुझे लगता है ब्रजेश जी की जिससे बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि उनके दिमाग में है कि उनका भी कभी ना कभी उनकी भी लॉटरी लग सकती है। ये निर्णय ये बताता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक हमने सारे राजनीतिक जो हम, मुझे लगता है कि जो हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं जो लोग बीजेपी के, हम भी उसमें शामिल हैं, तो हमको ये सूत्र नामक क्या सब लगाने छोड़ देने चाहिए। क्योंकि जहाँ तक वो पहले कहावत जरूर थी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि या लेखक, वहाँ तक अब कोई नहीं पहुँच पा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहाँ तो एक सीधा सीधा हिंट था कि उन्होंने कहा था कि आप साय को जिता देंगे या ओपी चौधरी को तो इनको बड़ा आदमी बना देंगे। मध्य प्रदेश में आप देखिए, सुबह भी जैसे मैंने जिक्र किया था कि सुबह सबसे ज़्यादा लाव लश्कर हमने देखा था तो वो थे प्रहलाद पटेल के घर पर, लेकिन आप देखिए कि उनका साथ क्या हुआ है। बाहर हमने देखी जो चीज़ें हमने देखी कि नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले में सन्नाटा था तो नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात कर रहे थे कि उनके बेटे के घर पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने देखा कि उनका खाता खाली रहे हैं। लेकिन बिंद की हम बात करें तो बिंद को प्रतिनिधित्व मिल गया है और मोहन यादव एक ऐसा चौंकाने वाला नाम है। यही तो बताना चाहिए ना पहले कि कहाँ खड़े हैं विवेक पांडे। तो चलिए हम अब सीधे ले चलते हैं नए मुख्यमंत्री के निवास के बाहर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं विवेक पांडे। विवेक जी, क्या माहौल है वहां पे? देखिए, बहुत ही हैरत की बात है कि अब तक बीजेपी के बहुत सारे रेस में नाम थे, लेकिन मोहन यादव के नाम पे मुहर लग गई है और मैं इस वक्त मोहन यादव के बंगले पर हूँ। आप देख सकते हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पहुंच गए हैं बतौर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के काफी सारे लोग हैं और जमावड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह नहीं सकता था कि वो मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पे चुने जाएंगे। अब जब ये आधिकारिक ऐलान अब हो ही चुका है विधायक दल की बैठक के बाद, तो अब समर्थकों में उत्साह आप देखेंगे और कोई ये कह नहीं सकता था कि मोहन यादव का नाम रहेगा, लेकिन आखिरकार मुहर लग गई है। चौंका देने वाली बात ये है कि जो रेस में थे उनके नाम से कहीं जिक्र नहीं हुआ और खुद मुख्यमंत्री। लेकिन विवेक, जो तस्वीरें बता रही हैं कि हम देख रहे थे कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर, किस तरह से प्रहलाद पटेल के बंगले पर उनके समर्थकों में जोश था, वैसा जोश मोहन यादव के बंगले पर नजर नहीं आ रहा। मतलब उनके समर्थकों को या परिजनों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि निर्णय होने वाला, चौंकाने वाला निर्णय। हम देख रहे हैं कि पुलिस भी अब आती हुई दिख रही है वहां पर। बात है कि किसी समर्थक थे और मोहन यादव किसी भी रेस में नहीं थे, मोहन यादव किसी भी रेस में नहीं थे, इसलिए यहाँ पे समर्थक नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे ऐलान हो चुके हैं, समर्थक जो भोपाल में है वो स्वागत के लिए पहुंच जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखेंगे कि मोहन यादव कल भी वो जब महाकाल के दर्शन करने गए हुए थे तभी इस बात की लेकिन कोई आशंका नहीं थी कि उनका नाम आ सकता है, लेकिन अब आधिकारिक ऐलान हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे इस तरफ की जो समर्थक है कुछ ही समर्थक है और ये पूरी तरीके से घर का दरवाजा बंद है। और मोहन यादव ने भी ये सोचा नहीं होगा कि वो बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो मौजूद है, क्षेत्र के लोग भी एक दो लोग हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे समर्थक है वो पहुंचे नहीं है। कुछ देर के बाद संभवतः भीड़ बढ़ जाएगी। हालांकि पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि मोहन यादव का ये बंगला है दिल्ली कोठी और यहीं पर वो रहते थे। लेकिन किसी को जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। अब बीजेपी कार्यालय चलते हैं जहां पर हमारी साथी सवाना मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोहन यादव क्या अभी
सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने जा रहे हैं? राजभवन कब जाएंगे, क्या अपडेट है? सवाना तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो है शिवराज सिंह चौहान के प्रस्ताव पर यहाँ मोहर लग गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि आप कुछ भी अटकलें लगाइए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वो बिल्कुल अलग करेगी। ओबीसी प्रस्ताव की कवायद यहाँ पर देखिए, कार्यालय के बाहर दर्शकों का हुजूम, यहाँ पे नारे ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजा, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। सवाना मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, वो बता रही हैं कि किस तरह से वहाँ बधाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हो गया है, जश्न मनाया जा रहा है, नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो मनोज जी, ये भी अचंभित करने वाला है कि आप देखिए कि मोहन यादव के बंगले पर वैसा हुजूम नहीं है जैसा हुजूम हम देख रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था लग गई थी कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पे, प्रहलाद पटेल के बंगले पे, और उनके समर्थक जिस तरह से पोस्टर लेके नारेबाजी कर रहे थे या वो मानकर चल रहे थे कि ये सीएम बनेंगे। मोहन यादव के यहाँ ऐसा कोई नज़ारा नहीं है, घर में ताला डला हुआ है, सुरक्षाकर्मी भी अब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए नए दौर की भाजपा है, यहाँ आप कोई कयास नहीं लगा सकते हैं, कोई अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कब क्या किसके साथ होगा, किसकी किस्मत का ताला बुलंद हो जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं, हम चाहे वो हरियाणा में मनोहर खट्टर हो, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, झारखंड में रघुवर दास हो, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें साय की, या मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि अब राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के जो नेता, राजस्थान के जो कार्यकर्ता, मुझे लगता है अब उनकी धुकधुकी इस निर्णय के बाद ज़्यादा बढ़ गई होगी। क्योंकि यहाँ तो ये था कि छत्तीसगढ़ में कि एक हिंट था अमित शाह का, लेकिन यहाँ कोई हिंट नहीं था। सब जो हम कयास लगा रहे थे, सारे जो अनुमान थे, पूर्वानुमान थे, और जिस प्रकार से यहाँ तो दिग्गज खुद हिंट दे रहे थे कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, चुनाव जिता दीजिए। और जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि जिस प्रकार के वो मैसेज जो आपने कहा कि दे रहे थे, उनके कार्यकर्ता बाहर शक्ति प्रदर्शन में लगे थे, लाव लश्कर दिख रहा था, और मंत्री पद से जो इस्तीफे हुए थे, तो ये माना जा रहा था कि तय कि इनको तो जिम्मेदारी कुछ ना कुछ मिलना ही है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन और बड़बोलापन भी दोनों के पीछे रहा कि वो दोनों ही मुख्य धारा से एकदम पीछे हट गए। नहीं, मुझे लगता है ये पहले ही ब्रजेश जी निर्णय हो गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय है, और ऐसा नहीं कि आप अचानक से एक मीटिंग में बोल दें कि हम इन पर मोहर लगाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी बड़े चुनिंदा लेवल पर रही होगी। और जो प्रकाश जी भी कह रहे थे कि जिस प्रकार से संघ का दखल इस पूरे मामले में दिख रहा है, तो वो ये बता रहा है कि एकाधिक अपवाद छोड़ दें हम हेमंत बिस्व शर्मा जी से, जो बाकी की जो पूरी अब लीडरशिप हम देख रहे हैं कि वो कोई भी संघ के बैकग्राउंड के बिना आपको आता दिख नहीं रहा है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, उमा भारती की बात कर लें, या मौजूदा दौर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात कर लें, जेपी नड्डा की बात कर लें, मनोहर खट्टर तो खुद प्रचारक रहे हैं, या पुष्कर धामी की हम बात कर लें, एबीवीपी से आए हुए हैं। तो आप देखिए कि नीचे के स्तर से, कि जो पहले माना जाता था कि एक छात्र इकाई है एबीवीपी, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सांसद बनाया। पुष्कर धामी चुनाव हार जाते, मुख्यमंत्री रहते हुए बावजूद चुनाव जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो जो नीचे से जो नई लीडरशिप आ रही है, तो उनको पार्टी एक तरह से तैयार कर रही है। और मुझे लग रहा है जैसे मोहन यादव 58 साल के हैं अभी, तो निश्चित तौर पर अभी कम से कम 1-1.5 दशक की राजनीति उनमें बची हुई है। अब ये उनके ऊपर है, क्योंकि उनको जिस प्रकार से सब मिला है अचंभित करने वाला, तो मुझे लगता है बारी उनकी होगी कि वो हमके कामकाज से लोगों को अचंभित करें। क्योंकि जब तुलना होगी कि 15 साल के शिवराज शासन की और मोहन यादव की, कि वो इतने घूमते थे, मोहन यादव नहीं घूम रहे हैं, या उनकी वाकपटुता की होगी तो मोहन यादव की होगी, तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है उनको अपनी एक नई लाइन खींचना पड़ेगी। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मोहन यादव की नई लोकेशन क्या है? क्या बीजेपी कार्यालय में है, निवास पर पहुंच रहे हैं, या राजभवन? क्या खबर है, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, संकेत और मिल रहे हैं कि कुछ सारे व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। एक नई टेबल आ चुकी है और आप की जा रही है। आप देखेंगे कि जैसे इस बात की जानकारी मिली कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उनके आवास पे आप देखेंगे नई कुर्सी और नई टेबल आ चुकी है। यानी कि मोहन यादव कुछ देर के बाद संभवतः यहाँ पहुंच जाएंगे और इसके बाद इसी कुर्सी पर बैठेंगे। अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे इस तरह की अब हल्की कुछ भीड़ भी नजर आने लगी है। जैसे ऐसे लोगों समर्थकों की जानकारी इस बात की मिलने लगी है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो यहाँ पे
कुछ लोग भी आना पहुंच गए हैं। ये आने का सिलसिला फिलहाल अभी जारी रहेगा, लेकिन ये जानकारी बताई जा रही है कि कुछ देर के बाद मोहन यादव यहाँ पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी बीजेपी दफ्तर में है, वहाँ के जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गाड़ियां भी आई है मोहन यादव की। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि ये यहाँ पे एक उनकी खुद की जो पर्सनल गाड़ी है वो यहाँ कुछ देर पहले ही उनके ड्राइवर लेके पहुंचे थे। और अब ये बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद ही मोहन यादव पहुंच सकते हैं यहाँ पे। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी ठीक है विवेक, हम लौट रहे हैं आपके पास। पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति, ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति, ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। वो जो विधायक बन रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति, ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं मोहन यादव, जो निर्णय हुआ है, वो जो विकास यात्रा चल रही है मध्य प्रदेश की, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोहन यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। मनोज जी, क्या मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ जैसा इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल के लिए? देखिए, मुझे लगता है जैसे छत्तीसगढ़ में तो शपथ ग्रहण की तारीख आ गई, 13 तारीख को शपथ ग्रहण होगा दिन में 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो बीजेपी के तमाम सारे एनडीए के दिग्गज नेता वो पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ भी अब जल्दी से सबसे बड़े तो पहले ये होगा कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद मोहन यादव अपना दावा पेश करेंगे। उसके बाद अब उनको कब शपथ ग्रहण का सूटेबल समय होता है, क्योंकि हमने देखा बीजेपी एक ऐसी है कि बिल्कुल पंचांग के हिसाब से काम करती है। और चूंकि मोहन यादव खुद उज्जैन से आते हैं और उज्जैन से जो पंचांग है, तो मुझे लगता है उनके वो अपने शुभ मुहूर्त जरूर अपने ज्योतिषियों से निकलवाएंगे और उसी के हिसाब से शपथ ग्रहण तय होगा। लेकिन इतना तो तय होगा कि शपथ ग्रहण बड़े लार्ज स्केल पर होगा और जो जम्बूरी मैदान में हमने हमेशा की तरह देखा है उसी तरह से एक भव्य आयोजन किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी जब भी अपनी कोई लीडरशिप को स्टेब्लिश करती है तो उसके पीछे पूरे ताकत लगाने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो संघ परिवार की बात कर लें हम, चाहे बीजेपी की बात कर लें। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज उसमें छुपा होगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि अब से कुछ देर बाद जब ये सारा प्रकरण निकट जाएगा तो सबसे पहले मुझे लगता है ये सब, जब हमने नाम तय देख लिए कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, अब 30 मंत्रियों का आपको चयन करना है। तो मुझे लगता है एक मोटा मोटा खाका संघ ने और बीजेपी ने उसके लिए पहले से तैयार कर रखा होगा। और मुझे लगता है जो आप कह रहे थे कि महाकौशल को प्रतिनिधित्व देना होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा का चुनाव हमने देखा कि बीजेपी जिस प्रकार से लगी हुई है कि वहाँ उनको चुनाव जीतना है। ग्वालियर चंबल की बात कर ले और मध्य भारत की, क्योंकि बीजेपी को जो सबसे बड़ी सफलता मिली है वो विंध्य, मध्य भारत और मालवा से मिली है। तो मुझे लगता है कि जब प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और हो सकता है कि जब एकदम नए चेहरे हम देख रहे हैं इसमें, राजेंद्र शुक्ला को छोड़ के, तो अब जो और जगदीश देवड़ा को, तो हो सकता है कि जो मंत्री बनेंगे उसमें नए चेहरे हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखेंगे। उसमें जातिगत कॉम्बिनेशन देखेंगे हम, क्षेत्रीय समीकरण भी उसमें देखेंगे। उसमें हो सकता है कि आदिवासी और महिला को भी प्राथमिकता दी जाए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया है, तो क्या आप देखेंगे उम्र का भी संतुलन रखा जाएगा, अनुभव का और युवाओं का, ऐसा कुछ आप संभावना देख रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल में ऐसी कुछ संभावना है? देखिए, जो शीर्ष पदों की हम बात अरे सरदार जी आईडी मेरी को देगा भाई, अध्यक्ष जी को भाई अपना
बीजेपी में स्वागत का दौर चल रहा है। नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। उनके निवास पर, सरकारी बंगले पर सुरक्षा व्यवस्था लग गई है। समर्थकों को पहुंचना शुरू हो गया। चुनौतियां बहुत हैं। मंत्रिमंडल का भी गठन होना है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी। आगे क्या निर्णय होगा? राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने, या मोहन यादव साथ जाएंगे दावा पेश करने के लिए, ये आगे पता चलेगा। हमारी नज़र है और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।